तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एके डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल पर। मेरा नाम है फरहान अख्तर और यहाँ पर हम लोग कक्षा 10 का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपने पहला वीडियो देखा है बच्चों तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर हम जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज का है लेक्चर नंबर 4। ठीक है, लेक्चर नंबर 4। और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक श्वसन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए श्वसन एवं उसके प्रकार, टॉपिक का नाम है श्वसन एवं उसके प्रकार। ये चैप्टर है जैव प्रक्रम। ठीक है, और ये लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए श्वसन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, देखते हैं आगे। तो देखिए सबसे पहले श्वसन होता क्या है। ठीक है, जैसे बच्चों श्वसन का मतलब है सांस लेना। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे कि श्वसन में हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, लेकिन ये पूरा परिभाषा नहीं है उसका। ठीक है, जो श्वसन असली श्वसन है वो हमारे कोशिका के अंदर होता है। ठीक है, देखिए श्वसन का परिभाषा क्या है। कोशिकाओं में उपस्थित भोजन का O2 मतलब होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होकर, ऑक्सीकरण का मतलब है जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता है जाकर, उस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तब उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। O2 द्वारा ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा यानी शक्ति मुक्त होना ही श्वसन कहलाता है। ठीक है, कोशिकाओं में उपस्थित भोजन का ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा मुक्त होना ही श्वसन कहलाता है। अब देखिए कोशिकाओं में ये उपस्थित भोजन ये कहाँ से आया। ठीक है, कोशिकाओं में भोजन कहाँ से आया, इसके बारे में हम लोग पाचन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या पढ़ा था, एक बार बता देते हैं। देखिए हमने पढ़ा था पाचन के बारे में। पाचन मुख्य रूप से शुरू होता है हमारे मुख से। ठीक है, मुख के बाद ये जाता है ग्रसनी में भोजन। ठीक है, ग्रसनी में जाता है, उसके बाद जाता है ग्रास नली में। जो हमारे कंठ होता है, गर्दन होती है, उसमें नली पाई जाती है जहाँ से भोजन अंदर जाता है। ठीक है, ग्रसनी, ग्रास नली, उसके बाद भोजन पहुँचता है आमाशय में। आमाशय को हम लोग पेट भी कह सकते हैं। ठीक है, आमाशय में पहुंचने के बाद ये जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में ही भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे पाचक तत्व अवशोषित हो जाते हैं यहाँ पर। अब ये जो अवशोषित हो गया उसमें मुख्य रूप से जो ऊर्जा हमें देता है वो होता है ग्लूकोज। ठीक है, जो हमें ऊर्जा देता है वो होता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज रक्त के द्वारा, ठीक है, रक्त के द्वारा कोशिकाओं में पहुंच जाता है, कोशिकाओं में पहुंचता है। क्या पहुंचता है, ये जो ग्लूकोज है ये रक्त के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचता है, जिससे कोशिकाओं को भोजन मिलता है। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है बच्चों, ये था, ये जो प्रक्रिया यहाँ पे लिखे हैं हम लोग, ये है पाचन का प्रक्रिया। अब उसके बाद देखिए श्वसन में क्या होगा, श्वसन। ठीक है, श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं अपने नाक के द्वारा या फिर मुख के द्वारा। ठीक है, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। देखिए हमारे वायुमंडल में ढेर प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है नाइट्रोजन। तो जब हम सांस लेते हैं अपने नाक के द्वारा तो हम सभी गैसों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे नाक में कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है, हम सभी गैसों को ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करने के बाद जो हमारा फेफड़ा है यहाँ पर गैसें जाती हैं। ठीक है, फेफड़ों के अंदर गैस जाती है, फेफड़ों में, जिनको हम लोग लंग्स भी कहते हैं, इंग्लिश में लंग्स। ठीक है, लंग्स। और ये जो श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रहा है, जाती सभी गैसें हैं। ठीक है, सभी गैस जाती है, जैसे CO2 हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी गैसें हमारे नाक के द्वारा अंदर जाती है। लेकिन फेफड़ों में जो कोशिकाएं होती हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, फेफड़ों में जो कोशिकाएं हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं, और वो कोशिकाएं ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद भेज देती हैं रक्त के माध्यम से यहाँ भेज देती हैं, जहाँ पर ये कोशिकाएं हैं सभी में चले जाते हैं। ठीक है, पूरे शरीर में चले जाते हैं। देखिए पूरे शरीर में क्या जा रहा है, ये जो ऑक्सीजन है वो जा रही है,
किसके माध्यम से जा रहा है? रक्त के माध्यम से। ये रक्त कहाँ पर था? हमारे फेफड़ों में था। देखिए हमारा जो फेफड़ा होता है ना वो बिल्कुल जाल की तरह होता है। ये कहाँ से लग गया गलती से, ठीक है, हाँ ये तो गायब हो गया है। चलिए फिर से बता देते हैं। देखिए कहाँ पे था? श्वसन पे थे हम लोग, ठीक है। श्वसन, श्वसन में हम लोग ने पढ़ा कि हमारे वायुमंडल में सभी प्रकार की गैसें होती हैं, जिसमें से सभी गैसों को हम लोग ग्रहण करते हैं, परंतु जो ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस है, वही उसको ग्रहण करता है हमारा फेफड़ा, ठीक है। सिर्फ उसको ग्रहण करता है और बाकी सभी गैसों को जैसे CO2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सभी को छोड़ देता है वापस। ये जो हमारा फेफड़ा है, ये इसके पास बहुत ढेर सारी रक्त की नलिकाएं रहती हैं, ठीक है। रक्त की नलिकाएं या नसें हम बोल सकते हैं। और वो रक्त की नलिकाओं के अंदर ये ऑक्सीजन चला जाता है, नलियों के अंदर, ठीक है। और ऑक्सीजन चला जाता है रक्त में, फिर ये जो रक्त है ये जाता है सभी कोशिकाओं में, ठीक है, सभी कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में जाता है। और वहाँ कोशिकाओं में क्या उपस्थित है बच्चों? ग्लूकोज उपस्थित है। जैसा हमने पाचन में पढ़ा है, उस सभी कोशिकाओं में क्या उपस्थित है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज कहाँ से आया है? पाचन के द्वारा आया है, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ पे ग्लूकोज उपस्थित था, ग्लूकोज उपस्थित था, ठीक है। इसका फार्मूला होगा C6H12O6, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीजन जो आया है, ऑक्सीजन आया है श्वसन की विधि द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन। फिर इसी के जुड़ने से बनता है CO2 गैस और ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा। तो ये था पाचन की श्वसन की अभिक्रिया, ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया थी। अब देखिए उसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने जो पढ़ा था उसका हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया कि कैसे कैसे होता है। कोशिकाओं में उपस्थित भोजन, तो ये भोजन कैसे आया है? पाचन के द्वारा। भोजन का ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा मुक्त होना ही श्वसन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है हमारा टॉपिक श्वसन एवं ऊर्जा में स्थानांतरण। श्वसन एवं ऊर्जा स्थानांतरण में स्थानांतरण नहीं होगा, सिर्फ स्थानांतरण। देखिए श्वसन में ऊर्जा का स्थानांतरण मतलब होता है ऊर्जा का जाना, ठीक है। ये है ग्लूकोज, जैसा भी मैंने बताया ग्लूकोज कहाँ से आया है? पाचन के द्वारा आया है। और ये 6O2 ये कहाँ से आया है? श्वसन से आया है, ठीक है। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो बनता है CO2 गैस। जो गैस हम बनता है वो हम वापस बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो जो गैस हम लोग बाहर निकालते हैं वो होती है CO2। और दूसरा चीज़ बनता है जल। उसके बाद ये लिखा हुआ है 673 किलो कैलोरी, ठीक है, किलो कैलोरी। ये जो किलो कैलोरी लिखा हुआ है ये ऊर्जा का मात्रक होता है बच्चों, ठीक है, ऊर्जा का मात्रक। और यहाँ लिखा हुआ है 38 ATP, 38 ATP। ये ATP जो है इसको हम लोग ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं, ठीक है, ऊर्जा की मुद्रा। जो ऊर्जा हमारे कोशिकाओं में उपस्थित होती है ना बच्चों, वो ATP के रूप में होती है। ये ATP असल में एक रसायन है, एक केमिकल का नाम है, जिसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन, ठीक है, एडिनोसिन। T से होता है ट्राई और P से होता है फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक रसायन है जो ऊर्जा के रूप में संचित रहता है हमारे कोशिकाओं में। और ये जो ऊर्जा बनती है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों आपने 9 कक्षा में पढ़ा होगा कोशिका और उसके अंग के बारे में। तो कोशिका के अंग में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वहाँ पर ऊर्जा संचित रहती है, वहाँ पे ऊर्जा बनती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये बनती है, ठीक है। अब उसके नीचे हम लोग देखते हैं ADP लिखा हुआ है। देखिए ADP, ये जो ADP है इसका मतलब है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो हेलो बच्चों, थोड़ा लाइट का समस्या हो गया था। तो देखिए हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे श्वसन में ऊर्जा स्थानांतरण, ठीक है, यहाँ पर हम लोग पहुँचे थे। चलिए देखिए, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे कि ADP और ATP क्या होता है, ठीक है। ADP का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट।
ठीक है। और जब इसके पास जुड़ता है एक फास्फेट समूह तब उससे बनता है ATP, और यहाँ पे T का मतलब है ट्राई, ट्राई मतलब होता है 3 फॉस्फेट, और डाई मतलब होता है 2 फॉस्फेट, ठीक है। और उसके बाद जब ATP के अंदर से फॉस्फेट निकल जाता है बाहर, मतलब यहाँ पे देखिए 3 फॉस्फेट था और जब एक निकल गया तो वो फिर से डाई बन जाता है, मतलब ADP बन जाता है। और अगर इन दोनों प्रक्रिया को हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पर आता है ADP, और जब ऊर्जा जुड़ेगा तो ATP बन जाएगा, और जब ऊर्जा निकलेगा तो वो बन जाएगा ADP। ये ऊर्जा जुड़ने का मतलब है जब हम लोग भोजन करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलता है, तो उससे ऊर्जा जुड़ता है, और उसके बाद जब हम कार्य करते हैं तो वहाँ हमारा ऊर्जा निकलता है, ठीक है। जब कार्य करते हैं तो हमारा ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा निकलने से ये ATP जो है ADP में बदल जाता है, यानी उससे एक फास्फेट समूह बाहर निकल जाता है। और जब हम लोग भोजन खाते हैं तो उससे हमें ऊर्जा मिलता है, और ऊर्जा मिलने से फास्फेट समूह जुड़ जाता है जो ATP बनाता है, ठीक है। ATP कितने बनते हैं? 38 ATP बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखिए अब है श्वसन की क्रिया विधि। श्वसन की क्रिया विधि, जो हम लोग श्वसन करते हैं वो किस प्रकार से होता है। देखिए सबसे पहला चीज, वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेकर उसे कोशिकाओं तक पहुंचाना, ठीक है। वायुमंडल से जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं और उसे कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं तब इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बाह्य श्वसन। और दूसरा प्रक्रिया होता है आंतरिक श्वसन, जो कोशिकाओं के अंदर होता है, ठीक है। सबसे मेन श्वसन यही है जो कोशिकाओं के अंदर होता है, जिससे ऊर्जा बनती है, ठीक है। देखिए उसके आगे, कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा मुक्त होना, ऊर्जा मुक्त होना, ठीक है। ऊर्जा मुक्त होना यानी ऊर्जा का निकलना, और CO2 का बनना, ठीक है। CO2 का बनना CO2 बनता है, और वो हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं वो बाहर निकल जाता है, तो इसको हम लोग कहेंगे आंतरिक श्वसन, ठीक है। जब कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा बनता है उसको कहा जाता है आंतरिक श्वसन। उसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये प्रक्रिया कैसे होती है। देखिए सबसे पहले हम लोग वायुमंडल से वायु को लेते हैं, किस में लेते हैं? अपने फेफड़ों में, फेफड़ों के अंदर वायु जाता है, और फेफड़ों के चारों ओर रक्त की नलिकाएं होती हैं, ठीक है। चारों ओर रक्त की नलिकाएं। अब देखिए दूसरा चीज़, रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये एक अणु है, इसको हम लोग दर्शाते हैं Hb से, हीमोग्लोबिन। देखिए रक्त में है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन, ये जो वायु हम लोग लिए हैं इसके अंदर से वायु में से सिर्फ ऑक्सीजन को ये ग्रहण कर लेता है या अपने पास चिपका लेता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन वायु को अपने पास चिपका लेता है, उसके बाद ये यहाँ पे ऑक्सीजन को छोड़ता है, ठीक है। ऑक्सीजन को छोड़ देता है। दूसरा कौन ऑक्सीजन को छोड़ता है? जो हम लोग फेफड़े हैं उसको छोड़ देता है, ठीक है। ऑक्सीजन को छोड़ता है और CO2 को उठा लेता है। CO2 को कौन उठा लेता है? फेफड़े उठा लेते हैं। उसके बाद कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, जब ये ऑक्सीजन Hb लेके जा रहा है, Hb कहाँ पे है? रक्त में। ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, और वो ऑक्सीजन पहुँचता है कोशिका में। कोशिका में पहुँचने के बाद इसका ग्लूकोज के साथ ऑक्सीकरण होता है या रिएक्शन होता है। अब इस रिएक्शन से ATP बनता है और CO2 बनता है। जो ATP बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है, ठीक है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जो CO2 होता है वो ब्लड के साथ वापस फेफड़ों में बाहर निकल जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, ऑक्सीजन को कौन जोड़ा है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ था? रक्त में। अब ये जो रक्त को जोड़ दिया है, रक्त में जोड़ दिया है, अब ये रक्त कहाँ पे चला जाएगा? कोशिका में चला जाएगा, ठीक है। रक्त चला जाएगा कोशिका में, और उसके बाद कोशिका में जाने के बाद जो कोशिका में ग्लूकोज उपलब्ध है, ग्लूकोज के साथ जुड़ करके ये रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके बनाएगा ATP और CO2 गैस, ठीक है। और ये जो ATP बना है इसका हम लोग उपयोग करते हैं ऊर्जा लेने में, और जो CO2 गैस है, ये CO2 गैस वापस ब्लड में चली जाएगी, और उसके बाद जाने के बाद फेफड़ों से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया? ये था क्रिया विधि। उसके बाद देखिए ये अगला हेडिंग है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास, ठीक है, इसको कहा जाता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब होता है सांस लेना, ठीक है। देखिए वायुमंडल की शुद्ध वायु को फेफड़ों में भरना, जब हम वायुमंडल की वायु को फेफड़ों के अंदर भरते हैं तथा
अशुद्ध वायु को फेफड़ों से बाहर निकालने की क्रिया, इसको कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखिए इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे स्लाइड लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये वाला टॉपिक है। ठीक है, ये श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया है। पहला है निश्वसन। ठीक है, निश्वसन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन में क्या होता है, जब हम देखिए जब हम वायु को अपने अंदर लेते हैं, अपने फेफड़ों के अंदर लेते हैं, तो जो फेफड़ा होता है हमारा ना, उसको दूसरा नाम कहा जाता है वक्ष गुहा। वक्ष गुहा ये फेफड़ों का दूसरा नाम है। ठीक है, शुद्ध हिंदी नाम है वक्ष गुहा। जब हम फेफड़ों के अंदर वायु को भरते हैं तो हमारी फेफड़े जो होते हैं वो थोड़े से फूल जाते हैं। देखिए फेफड़ों के बाहर आपको इस तरह से हड्डियां दिखेंगी। ठीक है, जो जोड़े में होती हैं, जिन्हें हम लोग पसलियाँ कहते हैं। तो वो पसलियाँ भी आगे की तरफ आ जाती हैं। जब हम वायु को अपने अंदर लेते हैं तो वो पसलियाँ आगे की तरफ आ जाती हैं। और फेफड़ों के नीचे एक कोशिका का समूह पाया जाता है, या कह सकते हैं ऊतक पाया जाता है, जिसे कहते हैं हम लोग डायाफ्राम। ठीक है, वो क्या करता है, वो इस आकार का होता है। ठीक है, इस आकार का होता है ऐसे। और दूसरा चीज़ देखिए, एक मिनट, जैसे यहाँ पे हमारे फेफड़े हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने फेफड़े बना दिए। जब फेफड़े फूल जाते हैं तो ये डायफ्राम नीचे चला जाता है, और जब फेफड़े में से वायु निकलती है तो डायफ्राम थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये देखिए ये डायफ्राम है, और जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े फूल जाते हैं थोड़ा सा, और ये डायफ्राम नीचे हो जाता है, और जो पसलियाँ हैं वो ऊपर की तरफ हो जाती हैं, थोड़ा सा फूल जाती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं निश्वसन। पसलियाँ आगे और ऊपर हो जाती हैं। पसलियाँ क्या आती हैं, जो हड्डियाँ हैं जो फेफड़ों को ढकी हुई रहती हैं। डायाफ्राम नीचे हो जाता है। डायाफ्राम क्या है, ये एक नीचे ऊतक होता है जो इसको फूलने में मदद करता है, नीचे हो जाता है। आयतन बढ़ता है तथा फेफड़ों में बाहर की वायु भरती है। जब वायु भरेगी तो आयतन भी बढ़ेगा। ठीक है, वायु भरती है। उसके बाद ये जो O2 है रक्त में घुल जाता है। वायु भरती है और उस वायु में से हीमोग्लोबिन उठा लेता है O2 को, ऑक्सीजन को। ठीक है, घुलना शुरू हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन का रक्त में घुलना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो रक्त CO2 था वो रक्त में वापस चला जाता है, और रक्त की CO2, जो रक्त में CO2 उपस्थित है वो फेफड़ों में आ जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया थी निश्वसन की। उसके आगे देखिए, उसके आगे है निःश्वसन। ठीक है, पहला था निश्वसन, उसके बाद है निःश्वसन। निःश्वसन ऐसी प्रक्रिया है जब हम वायु को बाहर निकालते हैं। देखिए पहला चीज़, निःश्वसन में वायु को अंदर लेते थे तो हमारी पसलियाँ ऊपर हो जाती थी, और जो नीचे डायाफ्राम है वो नीचे हो जाता था। ठीक है, पसलियाँ ऊपर हो जाती थी और डायाफ्राम नीचे, और फेफड़े जो थे वो फूल जाते थे। दूसरा प्रक्रिया, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, तो आपने ये फील किया होगा कि जब सांस को बाहर निकालते हैं तो हमारे फेफड़े थोड़े छोटे हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर से वायु निकल जाती है। ठीक है, तो फेफड़े छोटे होते हैं और डायाफ्राम अपने स्थिति में फिर से वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, पुनः अपने स्थिति में आ जाता है, और जो पसलियाँ हैं वो भी अपनी स्थिति में आ जाती हैं। देखिए जैसे हम सांस लेते हैं तो वैसे वायु फूल जाता है, फेफड़े फूल जाते हैं, और उसके बाद जब सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं निःश्वसन या फिर एक्सपायरेशन। ठीक है, एक्सपायरेशन। पसलियाँ व डायफ्राम पुनः सामान्य स्थिति में। वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। वक्ष गुहा क्या था, फेफड़े थे, उसका आयतन कम हो जाता है क्योंकि उसके अंदर से वायु निकल जाती है, तथा CO2 युक्त वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। देखिए हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, और जब सांस छोड़ते हैं बाहर तो CO2 गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसको याद रखना। और दूसरा चीज़, निःश्वसन, निः कहते हैं इसको, मतलब बाहर निकलना, और निःश्वसन मतलब अंदर लेना। देखिए दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ता है, ठीक है, जब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ता है तब उसको कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, जब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ता है तो उसको कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है,
देखिए आगे, श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर। ठीक है, श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर। देखिए श्वासोच्छ्वास जो है ये फेफड़ों में होता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ श्वसन जो मैंने बताया वो हमारे कोशिका के अंदर होता है, जिससे ऊर्जा बनती है। ठीक है, कोशिका के अंदर होता है जिससे ऊर्जा बनती है। दूसरा चीज़, यह एक भौतिक क्रिया है। श्वासोच्छ्वास एक भौतिक क्रिया है। भौतिक क्रिया का मतलब क्या होता है? जिसमें किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होता है। ठीक है, अवस्था या फिर उसकी दिशा परिवर्तन होता है। देखिए दिशा कैसे परिवर्तित हो रहा था, श्वासोच्छ्वास में हमारा फेफड़ा फूल रहा था, फिर पिचक रहा था, तो ये सब है भौतिक क्रिया। ठीक है, दूसरा इसमें ये है जैव रासायनिक क्रिया। जैव रासायनिक, रासायनिक पदार्थों का इसमें आदान प्रदान हो रहा है, क्योंकि इसके पहले जो हम लोग ने अभिक्रिया पढ़ी है वो रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये वाला जैव रासायनिक क्रिया होती है। तीसरा चीज, इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, हम लोग सांस ले रहे हैं सिर्फ, उससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। जो श्वसन होता है उससे हमको ऊर्जा मिलती है, और किस रूप में मिलती है? 38 ATP के रूप में। ठीक है, 38 ATP ये बनती है हमारा ऊर्जा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब देखिए उसके बाद, तो देखिए बच्चों उसके बाद का टॉपिक है आंतरिक श्वसन या फिर कोशिकीय श्वसन। ठीक है, देखिए आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन का मतलब है जब कोशिका के अंदर श्वसन हो। तो ये दो प्रक्रिया होती है। ठीक है बच्चों, पहला चीज होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस एक चक्र है। ठीक है, चक्र। दूसरा होता है क्रेब्स चक्र। ठीक है, पहला है ग्लाइकोलिसिस चक्र, दूसरा है क्रेब्स चक्र। देखिए ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, पहला इंपॉर्टेंट बात ये होता है कोशिका द्रव में। ठीक है, ये कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव क्या होता है? देखिए जैसे ये है कोशिका, ये एक है कोशिका। ठीक है बच्चों, ये कोशिका है। कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव। ये प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव में। अब देखिए इसमें होता क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज उपस्थित होता है कोशिका में। ठीक है, कैसे आता है? पाचन से, हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है, पहला चीज ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, जिससे हमें 8 ATP अणु मिलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है जिससे 8 ATP अणु मिलते हैं। दूसरा चीज एसिटिल कोएंजाइम A। ठीक है, ये दूसरा रसायन का नाम है, केमिकल का नाम है एसिटिल कोएंजाइम A, जो बनता है जिससे हमें मिलता है 6 ATP अणु। ठीक है, 8 मिलता है पायरुविक अम्ल बनने से और 6 मिलता है एसिटिल कोएंजाइम A बनने से। ठीक है, तो 8 और 6 कितना हो गया? 14। तो हमें ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया से कुल 14 ATP मिलते हैं, 14 ATP मिलते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले ले बच्चों स्क्रीनशॉट, देखिए आगे देखिए। अब देखिए अगला है क्रेब्स चक्र। ठीक है, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, कहाँ पर होगा क्रेब्स चक्र? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होगा? कोशिका द्रव में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र में क्या होता है? 24 ATP अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ वहाँ से हमें 24 ATP अणु यहाँ से प्राप्त हुआ, वहाँ से 14 प्राप्त हुआ, दोनों को मिलकर कितना बड़ा? 38। ठीक है, कुल 38 ATP अणु बनते हैं। कैसे बनते हैं? 2 चक्र चलते हैं कोशिका में, उससे बनते हैं। पहला होता है ग्लाइकोलिसिस चक्र, जहाँ पर पायरुविक एसिड बनता है जिससे 8 ATP अणु बनता है, और उसके बाद एसिटिल कोएंजाइम होता है जिससे 6 ATP अणु मिलता है। तो कुल मिलाकर ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में हमें 14 ATP अणु प्राप्त होते हैं, और क्रेब्स चक्र में हमें प्राप्त होते हैं 24 ATP अणु, और दोनों को मिला करके कुल 38 ATP अणु हमारे कोशिका में बनते हैं। ठीक है बच्चों, इतना याद रखना जरूर से। चलिए इसके बाद देखिए श्वसन चक्र। श्वसन चक्र का क्या मतलब है? श्वसन चक्र मतलब जब हम एक बार सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, यानी निःश्वसन और निःश्वसन, उसको कहा जाता है एक श्वसन चक्र। देखिए निःश्वसन प्लस निःश्वसन, इसको कहा जाता है एक चक्र। ठीक है, जैसे मैंने सांस लिया और सांस छोड़ा, वो हुआ एक चक्र। उसके बाद श्वसन दर। देखिए श्वसन दर, श्वसन दर का मतलब है जब कितनी बार हम लोग श्वसन चक्र कर रहे हैं। देखिए 12 से 15 चक्र प्रति मिनट हम लोग करते हैं।
उसको कहा जाता है श्वसन दर, यानी कितनी बार 1 मिनट में कितनी बार हमने सांस लिया और सांस को छोड़ा, उसको हम लोग कहेंगे श्वसन दर। और उसके नीचे देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, ऊंचाई बढ़ने पर ऑक्सीजन की कमी के कारण श्वसन दर बढ़ जाता है। देखिए जो ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे पहाड़ों पर जाते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हमारी कोशिका को ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए हमें सांस जल्दी जल्दी लेना पड़ता है, तो वहाँ से क्या होता है, श्वसन दर जो होता है हमारा वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा। पहला चीज था कि ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ये कोशिका द्रव में होता है, इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है और 8 एटीपी अणु बनता है। दूसरा रसायन होता है एसिटिल कोएंजाइम है, जिसके बनने से 6 एटीपी अणु बनते हैं। ठीक है, तो 8 और 6 14 एटीपी अणु यहाँ से मुझे प्राप्त हो गया ग्लाइकोलिसिस से। ठीक है, दूसरा चीज था क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, यहाँ पे 24 एटीपी अणु में प्राप्त होते हैं, तो कुल मिला करके पूरे कोशिका में 38 एटीपी अणु बनते हैं। उसके बाद श्वसन चक्र और श्वसन दर पड़ा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग लास्ट में देखते हैं फिगर। ठीक है, देखिए फिगर, तो इसको फिगर को आप एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी में बना लीजिए, उसके बाद इसको समझते हैं। ये फिगर आपको दिख रहा है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ दिख रहा है। ठीक है, चलिए देखिए ये था हमारे किसका फिगर है, श्वासोच्छ्वास का क्रियाविधि है, जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पे डायफ्राम पाया जाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है डायफ्राम। इधर वाला है हमारा बायां फेफड़ा और इधर वाला है हमारा दायां फेफड़ा। ये बाएं यानी लेफ्ट लंग है। ठीक है, और ये राइट लंग है। ये देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कंठ, जो हमारा गर्दन होता है वो उसको कहते हैं कंठ, और गर्दन से जो नली होती है जहाँ से सांस जाता है हमारा वो टूट जाता है, उसको कहते हैं हम लोग श्वास नली। ठीक है, श्वास नली। देखिए जो राइट वाला फेफड़ा होता है, दायां वाला फेफड़ा, ये 3 भागों में टूटा रहता है, उच्च पिंड, मध्य पिंड और निम्न पिंड। ठीक है, और जो बायां वाला फेफड़ा है वो 2 भागों में टूटा है, निम्न पिंड और उच्च पिंड। ये हमारा फेफड़ा जो होता है ना बच्चों, बिल्कुल जाल की तरह होता है। ठीक है, तो ये देखिए फेफड़ा था, और डायफ्राम क्या करता है, जब सांस इसमें भरता है, हम लोग सांस लेते हैं तो ये फूल जाता है और ये नीचे की तरफ ऐसे चला जाता है। ठीक है, और पसलियाँ जो होती है, देखिए बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कि राइट और लेफ्ट लंग के बारे में। जब हम सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम नीचे चला जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये था इसका फिगर, आप इसका फोटो जरूर खींच लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हमें आज यहाँ तक ही पढ़ना था। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो आप उसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और बच्चों इस वीडियो को उस बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करिए, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो कक्षा 10 में हैं और जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग बच्चों परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और रुधिर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।